गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th NCERT मैथ चल रही है। आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। आज जो है क्वेश्चन नंबर वही 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन है। इसको आज आपको सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट हमने आपसे कहा था, यदि आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ना देखे हो तो उसको देख लीजिए। क्रम वाइज ये श्रृंखला ऐसे ही आपकी चलती रहेगी। आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लगातार वीडियो में बने रहिए। 10-10 की श्रृंखला आपकी चल रही है। डेली इसी तरह से आप क्वेश्चन को देखते रहेंगे तो आपको उम्मीद है बोर्ड की परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दिए गए चित्र में OT का मान क्या होगा। ये आपका चित्र है। चित्र का यहाँ देखिए, मैं चित्र यहाँ पुनः बना दे रहा हूँ। ये आपका एक वृत्त है। वृत्त का ये केंद्र है। अब केंद्र से यहाँ से ये देखिए, केंद्र से एक रेखा ये है और फिर यहीं से एक स्पर्श रेखा इस तरह से है, इस तरह से ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये इस पे इस तरह से लंब है ये। अब इसके बाद यहाँ कितना लिखा है, T लिखा है, यहाँ कितना लिखा O। ये रेखा की लंबाई ये P है और इसके बाद यहाँ से ये रेखा की लंबाई कितना दिया गया है, आप बताएंगे 10 मीटर दिया गया है। अब इसके बाद T से P की लंबाई कितना दिया गया, 8 दिया गया है, तो 8 लिख लीजिए। ये हो गया, यही हो गया। अब आपसे इसमें पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त से एक सुदूर अंतः बिंदु, एक क्या है सुदूर, थोड़ी दूर पे एक बिंदु P है और एक स्पर्श रेखा क्या है वृत्त पे TP है। अब TP की लंबाई दिया गया है और उसके बाद इसकी लंबाई दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा, OT की लंबाई ज्ञात करिए। OT का मतलब वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको एक चीज ये जरूर पता होगा कि ये आपका क्या है, आप बताएंगे ये आपका कण है और ये आपका क्या है ये लंब है और ये क्या है आपका आधार है। तो कण का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप जान रहे हैं सबसे बड़ी भुजा ये है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो यहाँ कितना अंश का कोण बनेगा, आप यहाँ बताएंगे आपको 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ से देखिएगा, आप लिखेंगे क्या OT आपका क्या है ये बताएंगे, ये आपका आधार मान लीजिए, ये आधार है। और उसके बाद OP क्या है, OP मान लेते हैं आपका क्या है कण है। और उसके बाद PT क्या मान ले PT क्या है भैया, PT आप बताएंगे ये आपका क्या है लंब है। ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे OTP में त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज OTP में यही तो है। अब इसमें आपको क्या करना है, कण का वर्ग लिखना है। लिखेंगे क्या, कण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो आप हमारी आवाज को सुनते चलिए, लिखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि स्पेस ना होने के कारण हमको यहाँ छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, कण क्या है आप बताएंगे, कण आपका दिया गया है OP का वर्ग करेंगे इक्वल टू लंब क्या है, लंब आप लिखेंगे PT का वर्ग लिखेंगे। इसके बाद आधार क्या है आपका, आधार आपने लिखा है OT, क्या लिखा है OT का लिख लेते हैं, OT का वर्ग। OP की वैल्यू कितनी दी गई है, OP की वैल्यू आपको 10 दी गई है। PT की वैल्यू कितनी दी गई है, PT की वैल्यू 8 दी गई है और इसकी वैल्यू OT की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। OP की वैल्यू कितनी है, 10 दी गई है, 10 का वर्ग कर लीजिए इक्वल टू यहाँ PT है, PT का मान कितना दिया गया है, चलिए देखते हैं, ये P है ये T है, PT की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई है। OT की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए कितना होगा, आप बताएंगे 10 दहम 100 होगा, 10 गुणे 10 करेंगे 10 दहम 100 होगा, 8 का वर्ग है तो 8 गुणे 8 करेंगे, 8 अठाई 64 होगा प्लस OT का वर्ग हो गया। ये यहाँ देखेंगे आप 100 में से भैया आप 64 को घटा दीजिए, कितना प्राप्त होगा, आप लिखेंगे OT स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, उम्मीद है यहाँ इसको आप घटाएंगे 36 आएगा, OT का वर्ग हो गया।
यहाँ लिखेंगे OT बराबर क्या लिखेंगे, रूट में 36 लिखेंगे। आप इसको सॉल्व करते चलेंगे, OT बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये आपकी इसकी लंबाई प्राप्त हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। आप इसको देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, एक बिंदु P है, यहाँ स्पर्श बिंदु क्या है, T है। आपको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, आपको त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, OT की वैल्यू आपको प्राप्त कर लिया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को लगाया इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको लगाना है। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ ध्यान देंगे। ये OT की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज। आपको पता ही होगा समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही तो उसी को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, यही आपको कह रहा है। तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने का तरीका आप वही है। आप एक पहले समबाहु, यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप ऐसे फट दे बना लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, सभी भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये भुजा सब आपस में बराबर है। भुजा कितनी है, जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या बराबर होती हैं। आप बताएंगे हाँ बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दे रहा है, कह रहा है 2a है। तो ध्यान से सुनेंगे, इस भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। इस भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। इस भुजा की पूरी लंबाई कितनी है, आप बताएंगे 2a है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इसके शीर्ष से एक लंब खींचिए। शीर्ष से, किसी शीर्ष से लंब खींच दीजिए, चाहे यहाँ से इस पे खींच दीजिए, चाहे यहाँ से इस पे खींच दीजिए, चाहे यहाँ से इस पे खींच दीजिए। किसी एक शीर्ष से लंब खींचना है। नामकरण कर लीजिए ABC, ये त्रिभुज है। बिंदु C से यानी शीर्ष C से हमने लंब खींच दिया, ये लंब हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे भैया, ये A है, ये B है। जब A है, ये B है, तो आप ये बताइए A और B की टोटल लंबाई कितनी है। आपने बताया 2a है। तो अगर यहाँ एक बिंदु और कर लेते हैं, एक बिंदु कर लेते हैं, D कर लेते हैं। आप ये बताइए A से D तक की लंबाई कितनी है और D से B तक की लंबाई कितनी है। A से D की लंबाई और D से B की लंबाई। तो ये बताइए, यहाँ इसको A कर सकते हैं, यहाँ A कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे हम कर सकते हैं। क्यों, जब यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक A है, टोटल लंबाई 2a हो जाएगी। यही तो होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे, ये आपका त्रिभुज था। त्रिभुज से जब एक लंब संबाधक खींचा गया, शीर्ष खींचा गया, लंब इस शीर्ष बिंदु से एक लंब रेखा खींची गई, तो आप ये बताइए इस भुजा का मान a है, इस भुजा का मान 2a है। तो क्या इसकी लंबाई आपको पता है, CD की लंबाई पता है। आप बताएंगे नहीं। तो जब नहीं पता है तो यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिख दीजिए। लिखेंगे CDB में, यही है, यही लंबाई आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ से आप ये बताइए DB बराबर क्या है, A है। DB को कहते क्या है, DB को कहते हैं आधार। DB को कहते हैं आधार। तो आधार भुजा का मान कितना है, A। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ आपको ये BC भुजा क्या है, लिखेंगे BC भुजा, ये बताएंगे आप कर्ण है। अब इसके बाद कर्ण का मान कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये DC, ये जो DC है, ये आपकी क्या है, ऊंचाई है। ये ऊंचाई है, इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही प्रोसेस जो भी इसके पहले के क्वेश्चन में आपने किया, वही यहाँ भी करना है। करना यह है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ हम देखते हैं आप क्या करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। ये आधार का वर्ग हो गया। ये कर्ण क्या है, कर्ण भुजा का मान कितना है भैया, आप बताएंगे BC है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, BC का वर्ग करेंगे। इक्वल टू लंब क्या है भैया, आप बताएंगे DC है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, DC का वर्ग लिखेंगे। आधार कितना है आप बताएंगे, आधार हमारा जो है
डीबी है, तो डीबी लिख लेते हैं। डीबी का वर्ग हो गया। डीबी वर्ग होने के बाद बीसी भुजा का मान कितना है? आप बोलेंगे बीसी भुजा का मान 2a है, तो 2a लिख देते हैं। 2a का वर्ग कर दिया गया। डीसी भुजा का मान कितना है? डीसी, डीसी कहाँ है? डीसी ये है। डीसी भुजा का मान आपको ज्ञात करना है, यहाँ डीसी का वर्ग कर देते हैं। प्लस बीडी का है, ये बी है ये डी है, बीडी का मान कितना है? ये है। तो आपको पता होगा 2a पूरे 2a करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। कितना होगा? आप लिखेंगे 4a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे? डीसी का वर्ग इक्वल टू क्या लिखेंगे? a स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देने की जरूरत है। a स्क्वायर को इसके पास लेके आएंगे, किसके पास? 4a स्क्वायर के पास लाएंगे। इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ 4a स्क्वायर लिखा गया, a स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ डीसी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। अब ये बताइए 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो आप कितना बताएंगे? लिखेंगे 3a स्क्वायर। यहाँ कितना लिखेंगे? डीसी स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे आप डीसी बराबर रूट में कितना लिखेंगे? 3a स्क्वायर, ये पूरे का रूट है। अब यहाँ जब हम लिखते हैं डीसी बराबर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? a रूट 3 लिखेंगे। यही आपका मान हो गया, यही भुजा की लंबाई हो गई, a रूट 3। अब यहाँ से आप बोलेंगे a स्क्वायर कहाँ गया? ध्यान से सुनेंगे आप, a स्क्वायर ये है। अब अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? a होगा। जब वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये बाहर हो गया, और रूट 3 का वर्गमूल तो आप जान ही रहे हैं कैसे निकलेगा, यही हो गया, रूट 3 लिखा जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ देते हैं 4 का रूट 4 लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसका वर्गमूल आप बताएंगे 2 होगा ना, यही तो होगा। अगर हम यहाँ से 2 का वर्ग कर देते हैं, इसको रूट में लिखते हैं, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? आप बताएंगे तब भी इसका वर्गमूल 2 होगा। चाहे इसको 2 दूना 4 कर दीजिए, इस तरह से लिख के तब वर्गमूल निकाल दीजिए, और चाहे आप 2 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल 2 होगा। ये इससे ए भी आपको किया गया, ए स्क्वायर था, इसका कितना हो गया? ए हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि आंकड़ों, इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कल आपको सॉल्व कराया था। यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट में लगातार बने रहेंगे तो एक के बाद एक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। कल भी इसी तरह से क्वेश्चन थे, कल की आदत कुछ और थी, आज की आदत कुछ और है। लेकिन बहुलक कल भी ज्ञात करना था, बहुलक आज भी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र कल भी लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आज भी सॉल्व करने चल रहे हैं। तो चलिए ठीक है। कह रहा है यदि आंकड़ों, आंकड़ों का मतलब ये आपको अंक में सारे दे दिए गए हैं। क्या दिया गया है? 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, फिर 3, फिर 3, उसके बाद फिर कितना दिया गया? 6 दिया गया, 6 दिया गया है, फिर कितना है? 3 है, 7 है, और फिर क्या है? 6 है, 6 है, और कामा है, यक्स है, फिर कितना है? 5 है। ये यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ इसको क्या करना है? यहाँ से इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत अब आपको यहाँ नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ जरा आप गिनिए, इसमें देखिए कह रहा है तथा यक्स है, तथा 5 का बहुलक 3 है, तो यक्स का मान बताइए। अब यहाँ कितना है? यक्स है, 5 है। अब इसके बाद कह रहा है बहुलक 3 है, तो यक्स का मान बताइए। ध्यान से सुनेंगे, जब इसमें क्वेश्चन में स्वतः कह रहा है, अपने आप कह रहा है कि बहुलक कितना है? 3 है। ये देखिए यहाँ बहुलक 3 लिख दिया। जब बहुलक 3 है तो बहुलक 3 का मतलब ये हुआ कि वह संख्या उस श्रेणी में सबसे अधिक बार आई है, इसीलिए बहुलक 3 हुआ। तो देखिए 3 को गिन लेते हैं। 1 3 यहाँ है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद फिर यक्स के स्थान पे फिर 3 होगा, तब बहुलक आपका कितना होगा? तभी तो 3 होगा। अब 1 की बारी करते हैं तो 1 कितनी बार? 1 है। 5 कितनी बार है? तो आप देख रहे हैं 5 2 बार है। 6 गिन लेते हैं, 6 कितनी बार है? 1 2 3 4। 6 कितनी बार है? आप बताएंगे 6 4 बार है। तो 3 कितनी बार है? 3 को आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार है। 1 2 3 4, और उसके बाद यक्स के स्थान पे भी 3 रहेगा। जब यक्स के स्थान पे 3 रहेगा तभी बहुलक आपका 3 होगा। यहाँ देखिए आपको डायरेक्ट लिख दिया कि बहुलक 3 है। जब जो संख्या सबसे अधिक बार रहती है, रिपीट की रहती है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। श्रेणी में जो संख्या, जैसे हम देखिए एक और बता देते हैं, जैसे यहाँ 2 2 3 5 5 5 4 3 5। अब इसमें आपसे हम पूछते हैं बहुलक क्या है। अब आपको यही गिनना है,
कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है? जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही बहुलक होगा। तो 1 2 3 4, 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। इसका मतलब 5 क्या है? बहुलक है। अब 2 दो ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है, 3 दो बार आया है, इसीलिए यह बहुलक नहीं हुआ। जो संख्या श्रेणी में सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होती है। और क्वेश्चन में भी कह दिया बहुलक 3 है। जब बहुलक 3 है तो यक्ष के स्थान पे 3 रखेंगे तभी तो बहुलक होगा, नहीं तो कहाँ होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? अब देखिए, अब आप जानते हैं 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है सब 1 अंक की होती है। जब हम 10 में चलते हैं तो 2 अंक की स्टार्ट हो जाती है। 11 12 13 ये 2 अंक की संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है 2 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है? तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है आप जैसे जानेंगे। 11 तो 3 से कटेगा नहीं, 12 कट जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? 12 के बाद क्या आएगा? आप जानते हैं 3 चौक 12, 3 पचे कितना होगा? 15 होगा। 3 पचे 15, 3 छक 18 होगा। और डैश डैश आप ऐसे लिख लीजिए कितने तक? 99 तक। ये हो गया। अब कहोगे यहाँ क्यों 99 लिखा गया? 99 के बाद अगर हम 100 में जाते हैं तो आपको पता होगा वहाँ 3 अंक हो जाएंगे। और ये तो पूछा है क्वेश्चन में, सिर्फ कह रहा है 2 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी। तो आपको पता है 2 अंक 11 से स्टार्ट होता है, 2 अंक 10 से स्टार्ट होता है। 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, लेकिन 12 कटेगा, 15 कटेगा, 18 कटेगा, डैश डैश आप ऐसे करते चले चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? आप चलेंगे 99 तक चलेंगे। अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ से हम ए की बारी पूछते हैं, ए कितना है? आप बताएंगे 12 है। यहाँ से अगर आपसे हम डी पूछते हैं तो डी आप कितना बताएंगे? डी आप बताएंगे दूसरे पद में से, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो डी को आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम जब चैप्टर वाइज चैप्टर को सॉल्व करा रहे थे तो हमने सारी चीजें इसको आपको विस्तार से पढ़ाया था, बताया भी था। यहाँ आपको कितना लिखा गया ये आपको दिख रहा है ना, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, ऐसे 3 से जितनी भी संख्या कटती रहेंगी 2 अंक की, वो 99 तक आप जाएंगे, क्योंकि 99 भी 3 से कटेगा। अब इसके बाद डी की बात आती है तो 15 में से आप 12 को घटाएंगे तो उम्मीद है आपको 3 प्राप्त होगा। जब 3 प्राप्त होगा, इसी 3 को आपने क्या किया? डी मान लिया। अब इसके बाद यहाँ आपको ए एन की वैल्यू पूछते हैं तो ए एन की वैल्यू आप कितना बताएंगे? 99 बताएंगे। अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, अब आपको फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूला होता है। आप बोलेंगे हाँ। अब ए एन की वैल्यू कितना है? लास्ट का पद कितना है? 99 है। और ए की वैल्यू कितनी है? 12 है, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 3। यहाँ तक उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे? 99 माइनस 12 इक्वल टू कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप 3 लिखेंगे और एन माइनस 1 लिखेंगे, ये हो गया। और नहीं तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ आप ध्यान देंगे, इसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन को हमेशा आप इजी बनाने का प्रयास करिएगा, हार्ड बनाएंगे तो हमेशा उलझे रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कितना लिखेंगे? 12 को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3n होगा माइनस 3 होगा, यही तो होगा। आप बताएंगे हाँ यही होगा। यहाँ 99 को ऐसे आप लिखेंगे इक्वल टू, आप ये बताइए यहाँ 12, ये 12 प्लस में है, 3 माइनस में है, प्लस 3n लिखा गया है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पुनः चलते हैं आगे, यहाँ लिखेंगे 99, ये 12 में से यदि आप 3 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। प्लस का निशान लगाएंगे, कितना लिखेंगे? 3n लिखेंगे। अब यहाँ से पुनः सुनेंगे, ये 99 लिखा गया है, 99 लिखा गया है, इसके पास क्या लाएंगे? 9 को लाएंगे, पक्षांतर करेंगे। यहाँ लिखेंगे 99, इस 9 को इधर लेकर आएंगे, माइनस 9 होगा, इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे? 3n लिखेंगे। अब 99 में से 9 को घटाना है, जब 99 में से 9 को घटाएंगे तो आपको पता होगा आपको कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। जब ये आपको 90 प्राप्त हो गया तो आपसे पूछा है n की वैल्यू ज्ञात करिए, यानी n का मान ज्ञात करिए। तो आप यहाँ लिखेंगे 3n इक्वल टू कितना लिखेंगे? 90। यहाँ n बराबर कितना लिखेंगे? 90 बटे कितना लिखेंगे? 3। n बराबर कितना लिखेंगे? 3 1 के 3, 3 3 का 9, कितना आ गया? n की वैल्यू 3 आ गई। यानी 2 अंक की ऐसी संख्या है
क्वेश्चन में आपसे कहा था कि 2 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों की संख्या आपको पता चल गई, यानी 10 से स्टार्ट हुआ 99 तक हम आप गए, और इनके बीच में कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होंगी, आप बताएंगे इनके बीच में 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होंगी। ये देखिए आपको आंसर कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे हमको आंसर प्राप्त हुआ 30। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन रहेंगे आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा, दूरी ज्ञात करने का फार्मूला हमने आपको जो है जब इसके पहले चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था। यहाँ देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ए दिया गया, एक बिंदु बी दिया गया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए ए बिंदु क्या है यहाँ आपको क्या है, ए बिंदु कितने दिए गए हैं, 5 कामा कितना है 8 है, और बी बिंदु कितने हैं, बी बिंदु आपका दिया गया -3 कामा 2 दिया गया। यही है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी का फार्मूला आपका होता है, दूरी बराबर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, और इसके बाद इसको रूट में लिखेंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दूरी का सूत्र है, और ये आपके बिंदु, एक बिंदु ए दिया है, एक बिंदु बी दिया गया है। इन दोनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 का निर्धारण करेंगे। जैसे आपको पता है यहाँ आपको ये कितना है, ये आप लिखेंगे x1, ये आप लिखेंगे कितना y1, और इसको कितना लिखेंगे x2, इसको कितना लिखेंगे y2, यही तो है। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है आपको, इसको ऐसे रूट को ऐसे लगाएंगे, x2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3 है -3 है, और x1 का मान कितना है, x1 का मान आप बताएंगे 5 है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 8 है, इसका ऐसे वर्क कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप इसको जोड़ेंगे, माइनस में कितना हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, माइनस लिखेंगे 6 का वर्ग कर देते हैं, ये हो गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो 8 घटाएं कितना होगा 64 होगा, 6 चाहे कितना होगा 36 होगा, रूट में हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 3 9 1 10, कितना आ गया 100 हो गया। तो इसका यदि 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 10 प्राप्त होगा। यही हो गई बीच की दूरी। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि PE बराबर 0.08 हो तो P नहीं की प्रयोगिता ज्ञात करिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आप जरा बताएंगे, फार्मूले को आप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा एक बार आप प्रयास करिए। चलिए, उम्मीद है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। आगे चलिए, यहाँ क्या कह रहा है, पी कितना दिया गया है, PE इक्वल टू कितना दिया गया है 0.08, और कह रहा है P, अच्छा यहाँ लिखिए P, और इसके यहाँ लिखेंगे PE, ऊपर लिखेंगे बार, यानी P0 की प्रयोगिता आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप इतना जानते ही हैं, घटना घटित होने की प्रयोगिता और घटना न घटित होने की प्रयोगिता। घटना घटित होने की प्रयोगिता को आप PE से व्यक्त करते हैं, और घटना न घटित होने की प्रयोगिता को आप PE बार से व्यक्त करते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, PE यानी घटना घटित होने की प्रयोगिता प्लस घटना न घटित होने की प्रयोगिता, P बार हो गया, इक्वल टू क्या होता है 1। अब किसकी वैल्यू आपको दिया गया है, आप बताएंगे घटना घटित होने की प्रयोगिता दी गई है, ये फार्मूला यही तो है, 0.08 लिखेंगे, प्लस P, यहाँ लिखेंगे P, और यहाँ लिखेंगे E बार, इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। तो घटना न घटित होने की प्रयोगिता को आप PE बार से व्यक्त करते हैं या PE0 से व्यक्त करते हैं, इक्वल टू 1। अब इसको उठा लाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0.08 लिखेंगे। अब आपको इसको घटाना है, क्या घटाना है, यही घटाना है, एक में से आपको
0.08 को घटाना है तो आप यहाँ पहले क्या लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी जीरो के नीचे जीरो और यहाँ 8 लिख दीजिए। यहाँ से उधार गया, यहाँ बच्चा कितना आपका 10, 10 में से 8 को घटाएंगे कितना हो गया 2, और यहाँ बचा कितना 9। आपका यही आंसर हो गया। पी ई नॉट की वैल्यू आपको आ गई 0.92, ये आपकी वैल्यू हो गई। ये प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन था, इसको आपने सॉल्व किया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। कह रहा है यदि a बराबर 5 b बराबर 3 तो धनात्मक पूर्णांक है तो a प्लस बी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनेंगे आप। a बराबर भैया कितना दिया आप बताएंगे 5, b बराबर आपको कितना दिया आप बताएंगे 3, और उसके बाद कह रहा है a प्लस बी ज्ञात करिए, तो a प्लस बी लिख लेते हैं। अब a प्लस बी लिखने के बाद a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 3, इसको हमने लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 3 कितना होगा 8 हो गया। अब इसी का कह रहा अभाज्य गुणनखंड करिए, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा आपको पता होगा, 2 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन से आप घबराइएगा मत। अब a की वैल्यू दे दिया, b की वैल्यू दे दिया, अब कह दिया a प्लस बी का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। अब आप ये सोचते होंगे a प्लस बी का कैसे अभाज्य गुणनखंड होगा, ऐसे होगा, a की वैल्यू ला के प्रतिस्थापित कर दीजिए, b की वैल्यू ला के प्रतिस्थापित कर दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, जो जोड़ने पर आपको आता है उसी का गुणनखंड कर डालिए। अब आप गुणनखंड कर डाले हैं तो वही उसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है यदि x बराबर a, ध्यान से सुनेंगे, यदि x बराबर a और y बराबर कितना है 2, यही देखिए है, यदि x बराबर a y बराबर 2, समीकरण x प्लस y बराबर 4 का एक हल होगा। क्या हल होगा ध्यान से सुनेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 4, यही तो दिया है। अब ध्यान से सुनेंगे, x की वैल्यू यहाँ क्या है a है, तो यहाँ x के स्थान पे आप a को प्रतिस्थापित कर दीजिए, प्लस y की वैल्यू कितनी है, यहाँ y की वैल्यू 2 दिया, यहाँ 2 लिख लीजिए, इक्वल टू 4 कर लेते हैं। a बराबर कितना होगा 4 और 2 को इधर लाएंगे -2, a बराबर कितना होगा आपको 2, यानी a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आप बताएंगे, a की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई a की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 2, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखकर आप परेशान मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ यदि कह रहा है यदि x स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 हो तो x का मान क्या होगा। आप बताएंगे x का मान क्या होगा, जरा आप एक बार सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, कहीं भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर को आप यहीं ऐसे रोके रहिए, इस 1/9 को भेज दीजिए 0 के पास, इधर माइनस में है इधर आएगा प्लस में होगा, ये हो गया। अब यहाँ से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको रूट में ले चलेंगे, तो यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे रूट में 1 कितना लिखेंगे 9। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे 1 रूट में कितना लिखेंगे 9, x बराबर कितना लिखेंगे प्लस माइनस कितना लिखेंगे प्लस -3, यानी वर्ग, इसका वर्गमूल यदि आप निकालेंगे किसका 9 का, तो आप कितना लिखेंगे प्लस -3 ही लिखेंगे, यही आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। अब वो सीढ़ी कहाँ लगती है आपको पता है, सीढ़ी दीवार पे ही लग सकती है। कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर, यानी 10 मीटर सीढ़ी लंबी है, वह एक दीवार पर टिकी हुई है। यहाँ तक आप समझ गए। भूमि से 8 मीटर की ऊपर, भूमि से वह 8 मीटर ऊपर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या हो। ध्यान से सुनिए, ये आपकी दीवार हो गई, दीवार हो गई।
और इस दीवार की ऊंचाई कितनी दी गई है। आप देखिए भूमि से 8 मीटर ऊंची, ये 8 मीटर ऊंची हो गई, ये 8 मीटर ऊंची हो गई। 8 मीटर ऊंची होने के बाद फिर कह रहा है कि क्या है, खिड़की है। अब यही 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है और उसी खिड़की पर, वो जो खिड़की है, 8 मीटर दीवार हो गई, पहले बात को गौर से सुनिए, 8 मीटर दीवार हो गई, 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है और उसी खिड़की तक जो 10 मीटर की लंबी सीढ़ी है वो जाके रुकी है। तो यहीं से आप ऐसे एक सीढ़ी लगा दीजिए, ये हो गया, और इसको आप ऐसे खींच दीजिए, ये हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। ये आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, सीढ़ी हो गई, सीढ़ी हो गई, ये सीढ़ी हो गई। इस सीढ़ी की लंबाई भैया कितनी दी है, आप बताएंगे 10 दी गई। इस सीढ़ी की लंबाई, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये जो दीवार है, दीवार से और सीढ़ी के बीच की दूरी पूछ रहा है। बात को पुनः सुनेंगे, अगर चित्र बनाना सीख गए तो क्वेश्चन आप स्वतः सॉल्व कर ले जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। अब आपको देखिए, दीवार की ऊंचाई दी है 8 मीटर और उसी 8 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी लगी हुई है। वो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर हो गया। अब कह रहा है जहां सीढ़ी रखी गई है और जहां दीवार है, यानी ये दोनों बिंदु देख रहे हैं आप, ए और सी देख रहे हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कह रही है। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिए, यदि अगर यहाँ हम आपसे पूछते हैं कितने अंश का कोण बनेगा, तो कितने अंश का कोण बताएंगे, आप बताएंगे 90 अंश का कोण बनेगा। बड़ी भुजा आपकी क्या है, 10 है ना, और ये कितना है, 8 है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, सिंपल सी भाषा में। अब यहाँ वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लिखेंगे, पहले त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ए सी बी में, ए सी बी में यहाँ लिखेंगे आप कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे आप, लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग, यही तो होता है। अब यहाँ कर्ण क्या है आप इसको बताएंगे, कर्ण यही तो है, 10 है, 10 का वर्ग कर लीजिए। लंब आपका क्या है, आप बताएंगे ये लंब है, इसको लंब बोलते हैं, यहाँ लंब लिख दिया हमने, और यहाँ लिख दिया क्या, आधार लिख दिया, और इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बताएंगे, इसको कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण के स्थान पे 10 लिखा, लंब के आधार पे आप 8 का वर्ग करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग 10 धाम कितना होगा, आप बताएंगे 100 होगा, 8 ढाई कितना होगा, 64। यहाँ आप क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग, यही आधार आपसे पूछ रहा है। तो ये बताइए 100 माइनस कितना लिखेंगे, 64, 64 को पक्षांतर करेंगे 100 के पास लाएंगे, यहाँ इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आधार, आधार का वर्ग कर दीजिए, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ बचा कितना, 9 9 में से 6 कितना आ जाएगा, 3, यहाँ कितना लिखेंगे, आधार, यहाँ लिखेंगे आप आधार, आधार बराबर क्या लिखेंगे, रूट में 36, 100 में से 64 को घटाएंगे 36 प्राप्त होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे आधार, आधार यही है एसी, कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। अगर ये मीटर में दिया गया है तो यही आपका आंसर हो गया, मीटर में दिया गया है, हाँ सारी चीजें मीटर में दी गई है, तो यहाँ आप लिखेंगे 6 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आप जान रहे हैं आप कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, टॉप 10 की सीरीज पढ़ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन आपके डेली लिए जा रहे हैं, और आप प्रैक्टिस सेट में लगातार आप बने रहेंगे, तो आपको उम्मीद है बोर्ड का पेपर होने से पहले पहले आप मैथ में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, और कहीं भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई असुविधा नहीं होगी। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।